Subscribe our channel and press the bell icon and never miss any update. डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस प्यारे यूट्यूब चैनल पर। मैं आपका सर मिस्टर डी कुमार। इस वीडियो में बिहार बोर्ड कक्षा 10वीं के वैसे स्टूडेंट्स जो आने वाले बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो उन सभी के लिए उनके बोर्ड एग्जाम हेतु 2011 के बोर्ड एग्जाम में साइंस से जितने भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछे गए हैं, उन सभी का आंसर पूरे क्लियरिफिकेशन के साथ बताने जा रहा हूँ। आप सभी को पता होगा, अभी की जो बोर्ड एग्जाम होती है उसमें 50% क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव ही होते हैं। तो ये आपके लिए बेहद ही महत्वपूर्ण पार्ट है। आप इसे आसानी पूर्वक जो है अच्छे तरीके से तैयारी कर सकते हैं और अच्छा खासा नंबर जो है ऑब्जेक्टिव से प्राप्त कर सकते हैं। तो फिलहाल इस वीडियो में मैं आपको 2011 के एनुअल एग्जामिनेशन अर्थात वार्षिक परीक्षा में जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछे गए हैं उसका आंसर बताऊंगा। और अगर आप चाहते हैं कि आपको 2011 से 2020 तक के जितने भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न जिस भी सब्जेक्ट से पूछे गए हैं उनका वीडियो अप टू डेट चाहिए, तो आप चैनल को अभी सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बिल को ऑन कर लीजिएगा, ताकि आपको हर एक आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन अप टू डेट मिलती रहेगी। तो यहाँ पे देख सकते हैं क्वेश्चन जो है 2011 में जो पूछी गई है, तो ये जो आपको पहले देख सकते हैं सब्जेक्टिव टाइप ऑब्जेक्टिव पूछी जाती थी। सब्जेक्टिव टाइप ऑब्जेक्टिव का मतलब हुआ कि क्वेश्चंस तो एक ही नंबर के होते थे, बट ये सब्जेक्टिव टाइप में दिया गया रहता था। इसका आपको आंसर खुद से लिखना होता था और कुछ क्वेश्चंस जो होते थे वो आपके MCQ अर्थात मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, जिसमें 4 ऑप्शंस रहते हैं, उसके आधार पे आपको ऑप्शन देखकर उसका आंसर देना होता था। बट अभी क्या हो गया, जितने भी क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे उन सभी के ऑप्शंस दिए रहेंगे, केवल आपको OMR सीट पे जो है उसको जो है आंसर को फिलअप कर देना है। तो फिलहाल देखते हैं कि वह कौन सी धातु है जिसे चाकू से काटा जा सकता है। तो ये आपके सब्जेक्टिव में भी पूछे जाते हैं 1-2 नंबर में, और ऑब्जेक्टिव में आपके आ सकते हैं ऑप्शन के साथ। तो वह कौन सी धातु है जिसे चाकू से काटा जा सकता है, तो आपको याद रखना है कि Na जो है, जिसे आप सोडियम कहते हैं, तो Na एक ऐसी धातु है जिसे चाकू से हम लोग काट सकते हैं। दूसरा है कि हीरा किस तत्व का अपर रूप है। आप अपर रूप के बारे में जानते होंगे, कार्बन का जो अपर रूप होता है वो हीरा और ग्रेफाइट दोनों होता है। तो फिलहाल इसमें हीरा पूछा गया है कि हीरा किस तत्व का अपर रूप है, तो ये जो है कार्बन का अपर रूप है। दूसरा का आंसर कार्बन हो जाएगा। पहला का जो है सोडियम होगा, दूसरा का कार्बन हो जाएगा। इसी प्रकार तीसरा देख सकते हैं, आवर्त सारणी के जो आपका पीरियोडिक टेबल होता है उसमें कहते हैं कि प्रथम वर्ग के एक तत्व का नाम लिखें। तो देखिए, जैसे प्रथम वर्ग आपको पता होगा आवर्त जो है 7 होते हैं, और इस तरह की खड़ी पंक्ति जो होती है ये आपके 18 होते हैं। इस तरह की 7 होती है और खड़ी पंक्ति ये 7 होती है। यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, क्योंकि ये आपके लिए बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो है, और ये इसकी संख्या 18 होती है। तो यहाँ पे देख सकते हैं, कहते हैं कि आवर्त सारणी के प्रथम वर्ग मतलब पहले वर्ग में क्या क्या रहती है, कौन सी जो है तत्व रहती है। तो आपको पता होगा पहले हाइड्रोजन होता है, इसके नीचे में लिथियम होता है, उसके बाद सोडियम होता है। तो ये सभी हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, फिर आपको पता होगा क्रोमियम, रुबिडियम, तो ये सभी प्रथम वर्ग में ही आते हैं। तो आप हाइड्रोजन भी दे सकते हैं आंसर, लिथियम भी दे सकते हैं, सोडियम भी दे सकते हैं। तो इस तरह से प्रथम वर्ग में किसी एक तत्व का नाम बताना है, जो आपके ऑप्शंस में दिए रहेंगे वहाँ से आपको आंसर सेलेक्ट करना है। अब यहाँ पे चौथा क्वेश्चन जो है, निम्नलिखित समीकरण को संतुलित करें। देखिए, ये असंतुलित रासायनिक समीकरण है, इसको संतुलित करना है। संतुलित करने के लिए आपको पता होगा कि प्रत्येक तत्व की परमाणु संख्या जो है इक्वल होनी चाहिए। रिएक्शन करने के बाद जो प्रोडक्ट मिलता है, तो उस दोनों में जो कोई भी तत्व है उसकी परमाणु संख्या इक्वल होनी चाहिए। यहाँ पे आप देखिए, एल्युमिनियम की जो परमाणु संख्या है ये 3×2=6 है। उसी प्रकार ऑक्सीजन भी 9 है। उसके बाद Fe देख सकते हैं, जो आयरन है उसकी संख्या 2 है। तो इसको इक्वल करने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ आप यहाँ पे देख सकते हैं इसमें आपको 3 लगा देना है, 3Fe2O3। उसके बाद इसको जो है आपको 6Al कर लेना है, 6Al या 2Al, यहाँ पे 3 भी लगा सकते हैं बट 3 नहीं लगाइए, 6Al। और इधर आप देख सकते हैं जो राइट साइड में है, राइट साइड में 3Al2O3 तो होगा ही, लेकिन इसमें केवल 6Fe2 कर देना है। अब देखिए इक्वल हो जाएगा। यहाँ पे ये भी आयरन भी 6 हो गया, यहाँ भी देखिए आयरन, यहाँ पे 6Fe या यहाँ पे 3Fe2 आप कर सकते हैं, 3Fe2 कर सकते हैं। 6F नहीं होगा, 6F2 नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए जो आपका आयरन है ये 6 ही है। इसी प्रकार देख सकते हैं ऑक्सीजन कितना हो गया, 3×3=9, और यहाँ भी देख सकते हैं ऑक्सीजन 3×3=9। एल्युमिनियम देख सकते हैं 6 हो गया, इधर भी 6 है। तो ये जो है आप संतुलित रासायनिक समीकरण हो गया। तो इस तरह से आप कर सकते हैं। फिर पाँचवा जो क्वेश्चन है, लोहा ऑक्सीजन से संयोग कर क्या बनाता है। तो आपको याद रखना है, लोहा जब ऑक्सीजन से संयोग करता है तो ये फेरस ऑक्साइड, यहाँ पे देखिए लोहा का आपको पता होगा Fe होता है, प्लस यहाँ पे ऑक्सीजन के साथ अगर ये संयोग करता है तो ये बनाएगा आपका FeO, फेरस ऑक्साइड बनाता है। तो इसका आंसर होगा फेरस ऑक्साइड। फिर है, हरे पौधे में
किस घटक के अभाव में प्रकाश संश्लेषण संभव नहीं है? तो आपको पता होगा हरे पौधे में अगर क्लोरोफिल, जिसे आप पर्णहरित कहते हैं, उसका अभाव रहेगा तो उसमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया संभव नहीं है। तो इसका आंसर होगा क्लोरोफिल या पर्णहरित। क्लोरोफिल का ही दूसरा नाम पर्णहरित होता है। फिर यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे जो दिया गया है कि दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को क्या कहते हैं? तो ये जो क्वेश्चन है ये बेहद ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि बार बार ये बोर्ड एग्जाम में पूछी जाती है। तो यहाँ पे दो तंत्रिका कोशिका के मध्य जो खाली स्थान होती है उसे सिनेप्टिक दरार या सिनेप्स कहते हैं। तो आप सिनेप्टिक दरार या सिनेप्स जो है इसका आंसर दे सकते हैं। मनुष्य में चीनी के पाचन में कौन सा हार्मोन सहायक है? तो आपको पता होगा मनुष्य में चीनी के पाचन में जो है इंसुलिन नामक हार्मोन जो है वो सहायक होती है। तो इसका आंसर इंसुलिन हो जाएगी। मनुष्य के कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या, आपको पता होगा मनुष्य के कोशिका में जो है सेल्स में जो गुणसूत्र होते हैं, जिसे आप क्रोमोसोम्स कहते हैं, उनकी संख्या 46 होती है। अगर जोड़ी की बात करें तो 23 होगी। एक जोड़ी बराबर 2 होता है, तो 23 जोड़ी बराबर 46 होगा। तो यहाँ पे संख्या पूछी गई है तो संख्या आपका 46 हो जाएगा। अगर पूछा जाता है कि गुणसूत्रों की कितनी जोड़ी होती है तो 23 जोड़ी होती है। तो ये आपको आंसर रखना है। फिर 10वां क्वेश्चन है कि श्वसन कैसी रासायनिक अभिक्रिया है? तो आपको पता होगा कि श्वसन जो है ये एक प्रकार की दहन जो है रासायनिक अभिक्रिया है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो आपका दहन हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं ओम के नियम में किसका मान अचर होता है? तो जब आप ओम का नियम पढ़ेंगे तो उसमें ताप जो होता है, हीट होता है, वो आपका अचर होता है। फिर विद्युत शक्ति का ऐसा मात्रक वाट होता है, तो इसका आंसर वाट हो जाएगा। स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर होती है। इसको अगर आप मीटर में बदलेंगे तो 100 से आप भाग दे दीजिएगा, 0.25 मीटर हो जाएगा। बायोगैस का प्रमुख घटक जो होता है वो आपका CH4 होता है, जिसे आप मीथेन कहते हैं। तो इसका आंसर मीथेन भी दे सकते हैं या CH4 भी लिख सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं कि वन संरक्षण का एक प्रमुख उपाय बताइए। तो वन संरक्षित करने के लिए आपको पुनर्रोपण की विधि अपनानी पड़ेगी। तो इसका प्रमुख उपाय हो जाएगा पुनर्रोपण, मतलब फिर से आप जो है पौधा लगाइए, उसी को पुनर्रोपण कहा जाता है। तो पुनर्रोपण जो है वन संरक्षण, वन को बचाने के लिए एक प्रमुख उपाय है। फिर यहाँ पे अब देख सकते हैं कि 2011 में ही जो MCQ टाइप, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन टाइप जो क्वेश्चन है, जिसमें 4 ऑप्शंस दिए रहते हैं, तो ये आप देख सकते हैं कि हीलियम कैसा तत्व है? तो आपको पता होगा हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, रेडॉन, ये सभी इनर्ट गैस है, अर्थात इसको हिंदी में अक्रिय गैस कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। फिर कहते हैं जल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की परमाणु संख्याओं का अनुपात। तो जल का अनुसूत्र क्या होता है? H2O। तो हाइड्रोजन की मात्रा जो है, इसका हाइड्रोजन में परमाणु की संख्या 2 और ऑक्सीजन की 1 होती है। तो इसका अनुपात जो हो जाएगा 2:1 हो जाएगा, क्योंकि 2/1 करेंगे तो इसी को लिखेंगे हम 2:1 लिखेंगे। इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। फिर तीसरा क्वेश्चन है कि आवर्त सारणी में कितने आवर्त होते हैं? मैंने आपको पहले ही जब शुरू में डिस्कस कर रहा था तो उसमें मैंने आपको बताया कि आवर्त सारणी में इस तरह के जो होते हैं पंक्ति, ये आवर्त कहलाते हैं, और इस तरह के जो है ये आपके वर्ग कहलाते हैं। तो आवर्तों की संख्या 7 होती है, 7 होती है। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। फिर यहाँ पे देख सकते हैं चौथा जो है सिलिका क्या है? सिलिका धातु है, अधातु है या उपधातु है? तो ये तीनों में से कोई नहीं है, ये एक मिश्र धातु है। इसका ऑप्शन नंबर डी होगा, इनमें से कोई नहीं। फिर आगे देख सकते हैं 5वां क्वेश्चन है OH का क्रियाशील मूलक कौन है? तो OH का क्रियाशील मूलक जो होता है ये एल्कोहल होता है। जिस भी चीज़ के साथ, जिस भी कोई भी तत्व है उसके साथ OH लग जाएगा तो अंत में जो है एल्कोहल का जो है उच्चारण आएगा। जैसे कीटोन के लिए क्रियाशील समूह जो होती है ये CO होती है, इसी प्रकार एल्डिहाइड के लिए CHO होती है। तो ये सभी जो है क्रियाशील मूलक हैं। अगर OH रहेगा तो एल्कोहल हो जाएगा, CO रहेगा कीटोन हो जाएगा, CHO रहेगा एल्डिहाइड हो जाएगा, उसके बाद COOR रहेगा तो ईथर हो जाएगा। तो इस तरह से मैं आपको जब सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस डील करूंगा तो उसमें आपको सारा इन्फॉर्मेशन बता दूंगा। फिर यहाँ पे देख सकते हैं तो यहाँ देख लीजिए आप OH का जो है ये एल्कोहल हो जाएगा। फिर आगे देख सकते हैं कि प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना रहता है? तो ऑक्सीजन का संतुलन कब बना रहेगा? जब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया अच्छे तरीके से होगी। तो प्रकाश संश्लेषण क्रिया द्वारा ही जो है प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन बना रहता है। आगे फिर देख सकते हैं आप क्वेश्चन कि पौधे में श्वसन क्रिया के अंतर्गत ADP के टूटने से कितनी ऊर्जा मुक्त होती है? तो 30.5 किलो जूल प्रति मोल। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। फिर मानव हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं? तो आपको पता होना चाहिए कि मानव हृदय में जो कोष्ठ होते हैं ये आपके 4 होते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी जो है ये करेक्ट आंसर होगा। फिर यहाँ पे मानव हृदय का औसत प्रकुचन दाब, मतलब जो ब्लड प्रेशर आप कहते हैं, तो औसतन जो प्रकुचन दाब होती है, जो एवरेज BP होती है, ये आपका 120 मिलीमीटर मरकरी होती है। HG मतलब मरकरी। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगी। फिर यहाँ पे देख सकते हैं 10 नंबर क्वेश्चन, पौधे में वाष्पोत्सर्जन, मतलब वाष्प की उत्सर्जन जो है किस भाग में होता है? तो पत्तियों में वाष्प की उत्सर्जन जो है होती है जब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। तो प्रकाश संश्लेषण क्रिया के दौरान जो है पत्तियों से वाष्पोत्सर्जन होती है। अब यहाँ देख सकते हैं कि कृत्रिम वृक्क
किन अपशिष्ट उत्पादों को रुधिर अर्थात रक्त से जो है अपरोहन द्वारा पृथक मतलब अलग करती है? तो ये जो है नाइट्रोजन को अलग करती है। कृत्रिम का मतलब होता है जो आर्टिफिशियल वृक्क होते हैं, लीवर होते हैं, वो किन अपशिष्ट उत्पादों को रुधिर मतलब रक्त से अपरोहन द्वारा पृथक करते हैं? तो नाइट्रोजन का ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट आंसर होगा। फिर यहाँ पे देख सकते हैं 12 नंबर क्वेश्चन जो है, हाइड्रा में प्रजनन किस विधि से होता है? तो हाइड्रा में जो प्रजनन यहाँ पे देख सकते हैं, हाइड्रा में जो प्रजनन होती है ये आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मुकुलन द्वारा होती है। तो ये देख सकते हैं 12 का जो आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ये मुकुलन होगा। फिर यहाँ पे देख सकते हैं कि 13 नंबर क्वेश्चन है, किसी माध्यम के अपवर्तनांक, यहाँ पे देख सकते हैं किसी माध्यम के अपवर्तनांक म्यू का मान होता है। तो ये साइन आई बट्टा साइन आर होता है। इसे ही स्नेल का नियम भी कहते हैं। आपको पता होगा कि प्रकाश के अपवर्तन के द्वितीय नियम को स्नेल का नियम कहा जाता है। तो स्नेल के नियम को ही साइन आई बाई साइन आर लिखा जाता है। और इसका पता होगा कि किसी विशेष माध्यम किसी विशेष वर्ण और प्रकाश के किसी विशेष माध्यम के लिए आपतन कोण की ज्या और आपतन कोण की ज्या मतलब हो गया साइन आई, और अपवर्तन कोण की ज्या अर्थात साइन आर का अनुपात जो होता है एक नियतांक होता है अर्थात अचर होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। 14 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं, दाढ़ी बनाने में कौन दर्पण उपयुक्त है? तो दाढ़ी बनाने में जो है अवतल दर्पण उपयुक्त होता है। आप सभी को पता होगा जब प्रकाश का आप परावर्तन पढ़े होंगे तो अवतल दर्पण के बारे में आपने पढ़ा होगा कि दाढ़ी जो बनाया जाता है उसमें जिस दर्पण का उपयोग होता है वो अवतल दर्पण होता है। ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट आंसर है। और ये बहुत ही मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है, बार बार ये क्वेश्चन पूछी जाती है। फिर यहाँ पे है कि 15 नंबर क्वेश्चन, स्पेक्ट्रम में किस रंग की किरण का झुकाव अधिक होता है? तो मैं आपको बता दूं कि जिसका रेडिएशन मतलब जिसका तरंग धैर्य ज़्यादा होगी उसकी झुकाव कम होगी, जिसका तरंग धैर्य कम होगी उसकी झुकाव ज़्यादा होगी। तो यहाँ पे आपको पता होगा बैजानिया पिनाला करके आप लोग पढ़ते हैं विबज्योर, तो उसमें लाल का तरंग धैर्य ज़्यादा होती है तो इसका झुकाव कम होगा, लेकिन झुकाव अधिक पूछा गया है तो बैगनी की तरंग धैर्य कम होती है इसीलिए इसका झुकाव जो है अधिक होगा। तो इसका ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट आंसर होगा। अगर तरंग धैर्य पूछी जाएगी कि इसकी अधिक होती है तो ये आपका लाल की होती है। फिर यहाँ पे 16 नंबर क्वेश्चन है, विद्युत फ्यूज़ विद्युत धारा के किस प्रभाव पर कार्य करता है? तो ये आपको पता होगा कि उष्मीय प्रभाव पे कार्य करता है। आपको पता होगा जब भी सर्किट में शॉर्ट सर्किट होती है किसी भी वायर में तो फ्यूज जो है वो उड़ जाती है, किसके कारण? तो उसमें जो है ऊष्मा ज़्यादा उत्पन्न होने लगती है जिसके कारण फ्यूज जो है जल जाती है और धारा के प्रवाह को रोक देती है और किसी भी तरह की घटना घटने से जो है बचा लेती है। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा कि विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस प्रभाव पर कार्य करती है? तो उष्मीय प्रभाव पर। 17 नंबर क्वेश्चन है कि किसी कुंडली का प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए सूत्र है। तो आपको पता होगा प्रतिरोध V बराबर होता है आई आर, यहाँ R के रूप में फॉर्मूला है तो R बराबर क्या हो जाएगा? V बट्टा I हो जाएगा। तो V बट्टा I आप देख सकते हैं R बराबर V बाई I ऑप्शन नंबर सी में है तो इसका करेक्ट आंसर सी होगा। फिर 18 नंबर क्वेश्चन है कि डायनेमो से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है? तो आपको पता होगा डायनेमो दो तरह की होती है, एक AC डायनेमो एक DC डायनेमो। DC होगी तो दिष्ट धारा उत्पन्न करेगी और AC होगी तो प्रत्यावर्ती धारा उत्पन्न करेगी। तो इसमें आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कि दोनों धाराएं। अगर यहाँ पे क्लियर क्या रहता है कि AC डायनेमो से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है तो प्रत्यावर्ती होता है, अगर DC से तो दिष्ट। लेकिन यहाँ पे केवल डायनेमो अर्थात जनरेटर की बात की गई है तो जनरेटर से आप सभी को पता होगा आप DC करंट भी ले सकते हैं, AC करंट भी ले सकते हैं। तो आंसर ऑप्शन नंबर सी जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। फिर यहाँ पे है कि डेंगू उत्पन्न करने वाला मच्छर किस तरह के जल में रहता है? तो आपको मैं बता दूं कि डेंगू उत्पन्न करने वाला जो मच्छर रहता है ये केवल साफ जल में पाया जाता है। इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। और लास्ट क्वेश्चन देख सकते हैं 20 नंबर क्वेश्चन कि निम्नलिखित में कौन बायोगैस ईंधन का स्रोत नहीं है? तो बायोगैस ईंधन का स्रोत जो है आप देख लेंगे 4 ऑप्शंस रहेंगे, उसमें जो आपको डिफरेंट लगे वही इसका करेक्ट आंसर होगा। तो देखिए लकड़ी, गोबर गैस, कोयला एक तरह का चीज़ है, लेकिन ये जो न्यूक्लियर एनर्जी है, नाभिकीय ऊर्जा, ये बिल्कुल डिफरेंट है इन तीनों से। तो इसका आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कि नाभिकीय ऊर्जा जो है ये बायोगैस ईंधन का स्रोत नहीं है। तो इस तरह से मैंने प्रयास किया कि आप लोगों को 2011 के बोर्ड एग्जाम में जो भी क्वेश्चंस पूछी गई है ऑब्जेक्टिव में उनका आंसर बता पाऊँ। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट करके बताइए अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो, और साथ में चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बिल को ऑन कर लीजिएगा ताकि कक्षा 10वीं से जुड़ी जो भी वीडियो यहाँ पे अपलोड हो उसकी नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचती रहे। मिलते हैं नए वीडियो में इसी तरह के नए क्वेश्चंस के सॉल्यूशन के साथ। तब तक के लेते हैं अलविदा। जय हिंद, जय भारत। Subscribe our channel and press the bell icon and never miss any update.